मेरा नाम शबाना है। मैं अपने माँ बाप की 7वीं औलादों में से सबसे पहली औलाद हूँ। बदकिस्मती से मेरे माँ बाप ने सिवाय औलाद पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया था। हमारे घर पर खाने की कमी रहती थी। मैं इन हालात में जवान हुई और सोचा कि मेरे माँ बाप के पास तो इतना पैसा नहीं कि मेरी शादी कर दें। शायद सारी उम्र मुझे घर बिठाए रखेंगे। मगर हैरत की इंतहा नहीं रही जब अब्बा ने आकर एक बार बताया कि मैंने लुक्का के किराने वाले मालिक से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मैं तो सुनकर रो पड़ी थी। हम लोग गरीब जरूर थे, लेकिन मैं तो लड़की ही थी ना। मेरे भी कुछ अरमान थे कि मेरा पति खूबसूरत हो, अमीर हो और वह किराने वाला मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और बल्कि शादीशुदा के साथ साथ 3 बच्चे का बाप भी था। उसकी बीवी का इंतकाल हुए 1 साल हो गया था। दूसरी शादी के लिए उसने काफ़ी कोशिश की थी, मगर उससे कोई भी लड़की देने को तैयार नहीं था। मगर मेरे माँ बाप आसानी से मान गए, क्योंकि उनके पास उस आदमी का जो कर्ज था वह उसी सूरत में माफ़ हो सकता था। जब मेरी शादी उससे हुई तो मैं 20 साल की और वह 40 साल का। मगर माँ बाप तो ऐसे ही समझ रहे थे कि मेरे लिए शहजादे का रिश्ता आया है। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी उससे करा दी। मेरे पति का नाम अमन था। वह इतना खास नहीं था, बस एक किराने की दुकान थी। मैं क्या करती, मैंने उसे ही अपना पति मान लिया, क्योंकि कोई चारा नहीं था। उसके 2 लड़के और एक छोटी लड़की थी। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अपने पति को ही अपने हाथ में रखना है, ताकि वह मेरे काबू में रहे। मैं कोशिश करती थी कि मेरा पति अपने बच्चों के साथ साथ कम से कम साथ में रहे। मैं उनके बच्चों को उसके उठने से पहले ही स्कूल भेज देती और शाम को उसके आने से पहले ही जल्दी सोने का कह देती। उसके बच्चों को मैंने काबू में इस तरह किया था कि वह सांस भी मेरी मर्जी से लेते थे। 3 बच्चों के बावजूद भी मेरा पति बहुत ज़्यादा जवान था। वह रोज़ रात को बादाम पीस कर खाता और कहता था कि इससे जिस्म में ताकत बढ़ती है। और जब शादी हुई थी तो उसकी सबसे छोटी बेटी 1 साल की थी और मजबूरन मुझे ही उसे पालना पड़ा। शुक्र है कि उसके दोनों बड़े बेटे थे। मैं दिन गिन गिन कर अपने प्रेग्नेंट होने का इंतज़ार करती रही, लेकिन जाने मेरी किस्मत में क्या ही लिखा था। मैं जितनी ख्वाहिश करती अपनी औलाद की, उतनी ही देर होने लगी। शादी को अब 5 साल गुजर गए थे और इस साथ में मैं उसके बच्चों को भी पालने लगी थी। 2 साल बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं बांझ हूँ और अब औलाद पैदा नहीं कर सकती। उस दिन के बाद तो जैसे मैं मायूस हो गई थी कि इस घर में और किराना स्टोर के मालिक उसके बेटे ही होंगे। 2 साल गुजर गए थे। मेरे पति ने अपने दोनों बेटों को बाहर भिजवा दिया। मेरे पति की बेटी 15 साल की हो गई थी। उसने मैट्रिक कर लिया था। मेरे पति का इरादा था कि वह अपनी बेटी को तालीम दिलाएंगे। मैंने भी इसके इरादे पर हामी भर ली, क्योंकि मुझे जब से मालूम हुआ था कि मैं माँ नहीं बन सकती, तब से मैंने उसके बच्चों को प्यार करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में मेरे पति का ही हाथ था। उस दिन वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था। मैं घर से बाहर थी और डाइनिंग रूम के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई। शबाना मेरी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए बाहर गई है। हाँ यार, उसने 3 बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। अगर उसकी अपनी औलाद हो जाती तो वह सिर्फ अपने ही बच्चों से प्यार करती और मेरे बच्चों को भूल जाती। इसलिए तो मैं उसे लगातार वह गोलियां खिला रहा था कि वह प्रेग्नेंट ना हो। यह सुनकर तो मेरे नज़रों के सामने ज़मीन आसमान गिर गए। मेरा पति जो हंस हंस कर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, उसने ही मुझे औलाद से मशरूफ़ रखा था। मैं इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 10 सालों में सिर्फ धोखा मिला था। मैंने उसे सज़ा देने का फ़ैसला किया। मैं उसके बड़े बेटे को फ़ोन करके कहा कि अपने बाप को वहाँ बुला ले, तुम्हारा काम संभालने में तुम्हारी मदद करेगा। मैंने ऐसी चाल चली कि वह अपने आप ही राजी हो गया। उसने अपने बाप को राजी होने के लिए खुद ही किया। तो दिन महीने के अंदर मेरा पति बाहर चला गया। अब बस मैं और मेरे पति की बेटी रह गई थी। मैंने अपने पति से बदला लेने की खातिर उसकी 16 साल की बेटी की शादी किसी बुड्ढे से करवाने का सोचा। यही तरीका था जिससे उसके दिल पर चोट लगती, जैसे मेरे दिल पर लगी थी। मैंने एक 70 साल के बुड्ढे से ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी, लेकिन उसमें मेरा ही फ़ायदा था, क्योंकि वह बहुत अमीर था। उसने मुझे उस शादी के लिए 5 लाख दिए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि उस बुढ़े से उसकी जवान बीवी के जरिए खूब सारी दौलत बटोर लूँगी। 70 साल की उम्र में भी अच्छी खासी सेहत रखता था। जब वह रिश्ते वाले के साथ आया तो उसे देखकर मैंने कहा, बड़े मियाँ, आपकी तो बहुत अच्छी सेहत है, क्या खाते हो? फिर उसने कहा कि छोड़ो इस बात को, खानदानी राजा हूँ ना,
बता नहीं सकता। मैंने उससे कहा कि मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगी, क्योंकि मेरा भी दिल कुछ अरसा अमीरों वाली ज़िंदगी गुजार कर देखना चाहता था। मेरे पति की बेटी 16 साल की और बहुत ही मासूम थी। उसने चुपचाप शादी कर ली और मेरे कहने पर किसी को भी कुछ ना बताया, और ना ही अपने बाप को और ना ही अपने भाइयों को। उनकी शादी की पहली रात मैं चौंक गई, क्योंकि वह 70 साल का बुढ़ा कमरे में जाने के बजाय चोरी चोरी किचन में जा रहा था। मैं भी हैरान से उसके पीछे गई, चोरी चोरी से देखने लगी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। लोग शादी की पहली रात दूध पीते हैं और वह लस्सी पी रहा था। हैरान करने वाली बात थी। और फिर वह कमरे में चला गया। वह 70 साल का बुढ़ा आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं था, उसका एक भांजे के अलावा। वह भी शादी वाले दिन ही नज़र आया। उसका लस्सी पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चौंकाने वाली बात ज़रूरी यह थी कि वह कम उम्र बीवी के पास जाने से पहले ही लस्सी पीता था। एक दिन मैंने उसे लस्सी का गिलास पेश किया तो कहने लगा, सासू माँ, मैं लस्सी नहीं पीता। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया। मुझे भी वह उम्र में कई गुना बड़ा था और वह मुझे इस तरह बुला रहा था जैसे कि मुझसे छोटा हो। अगर उसे लस्सी पसंद नहीं थी तो रोज़ रात को जवान बीवी के कमरे में जाने से पहले क्यों पीता था? यह सवाल मुझे बेचैन करने लगा। एक दिन मैंने चुपके से देखा कि उसने लस्सी में एक दवाई मिलाकर उसने वह लस्सी पी ली। लेकिन मैं नोट कर रही थी कि जब से उसकी शादी हुई थी वह तो जैसे बूढ़े से जवान होने लगा। कहाँ उसकी झुर्रियाँ और कहाँ वह अब नई नवेली दुल्हन के साथ रोज़ सैर पर जाता। ये क्या चक्कर था? ये जानने के लिए मैंने उसकी पुरानी नौकरानी को पैसे देकर पूछा तो उसका जवाब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उलझन में चली गई। कहने लगी, ये सारा कमाल उसी लस्सी का है जो साहब रोज़ रात को पीते हैं। जब भी मालिक नई शादी करते हैं तो वह रोज़ लस्सी पीकर ही रात को अपने कमरे में जाते हैं। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे मालिक को मैंने लस्सी में कुछ मिलाते हुए भी देखा था। वह क्या खास चीज़ मिलाते हैं? तो वह सोचते हुए कहने लगी, माँ जी, मैंने भी देखा है कि मालिक लस्सी में कुछ मिलाते हैं, लेकिन मैं नौकर हूँ, पूछने की ज़रूरत कैसे कर सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि कोई मर्दाना ताकत वाली दवा होगी ताकि साहब अपनी 16 साल की जवान बीवी को खुश रख सके। वैसे तो पहले भी मैंने यही सोचा था कि जब वह नौकरानी कह रही थी कि वह 70 साल का बुढ़ा अपनी ताकत की कुछ बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन जाने क्यों मेरी छठा सेंस मुझे एहसास दिला रहा था और मामला कुछ और है। मेरी सौतेली बेटी भी इस शादी में ऐसे ही खुश थी जैसे नई नवेली दुल्हन होती है। अपने बूढ़े पति के साथ हंसी खुशी बाहों में बाहें डालकर घूम फिर रही थी। अब उसके बाप को बताना वक्त आ गया था कि उसकी बेटी ने घर से भागकर 70 साल के बुढ़े से शादी कर ली। मैंने अपने प्लान पर अमल करने का सोचा तो मेरी सौतेली बेटी हीरो का हार लेकर मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी, अगर आप बाबा को बताएंगे तो वह ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से आकर ले जाएंगे, मगर मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊँगी। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। नहीं बताओ, जब वो वापस आएंगे तब देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैंने भी हीरो के लालच में आकर मोबाइल एक तरफ रख दिया। उस वक्त मुझे भूल गई थी कि ये शादी मैंने अपने काम के लिए की थी। रात को फिर मैंने उस बुढ़े को लस्सी पीते हुए देखकर मुझे नौकरानी की बातें याद आई कि हो सकता है कि वह खुद को जवान और ताकतवर रखने के लिए किसी दवा का इस्तेमाल कर रहा हो। अगर ऐसा था तो फिर वह गलत था। मैंने 70 साल से बुढ़े से अपनी 16 साल की बेटी की शादी करवाई थी ताकि वह भी वैसे ही औलाद के लिए तड़पे जैसे मैं तड़पी हूँ। तभी मेरा बदला पूरा होगा। लेकिन उस बुढ़े को देखकर लग रहा था कि शादी में उसे अलग ही रंग और खुमार चढ़ रहा था। यह सब उस लस्सी का कमाल था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। मुझे कुछ भी करके इस लस्सी के राज को खोजना था, ताकि अगर ऐसी कोई बात है तो मैं वक्त पर अपनी सौतेली बेटी से कहूँ कि अपने पति को रोज़ रात को दूध का गिलास दिया करे। इस उम्र में लस्सी पीना खतरनाक साबित हो सकता है। वह मायूस लड़की मुझसे पूछने लगी कि क्या वह नहीं पीना चाहिए। इससे पहले कि मुझसे जवाब देती, मेरी नज़र उस बेड पर रखी चीज़ों पर पड़ी। बहुत ज़्यादा कीमती जूते कपड़े उसके बेड पर रखे हुए थे जो मैंने मेरी बेटी ने ज़िंदगी में भी नहीं देखे थे। मैंने उसे कहा कि ये सब मैं समेट कर एक तरफ रख देती हूँ, और मैंने उसे समझाते हुए कहा कि जितना दूर हो सकती हो उतना दूर अपने पति से रहो और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सामान समेटने की कोशिश करो। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारा ये सामान समेट देती हूँ। मैंने उसका सारा सामान समेटने के बहाने उसके कमरे की तलाशी ले ली, लेकिन वह पुड़िया मुझे कहीं पर भी नहीं मिली जिसे वह लस्सी में मिलाकर पीता था। नौकरानी ने बताया कि वह लस्सी खुद ही बनाता है, किसी को अपने पास नहीं आने देता। नौकरानी ने यह बताकर कहा
कि आप देखिएगा साहब कितनी जल्दी औलाद वाले होंगे, हर बार भी ऐसा ही होता आया है। मैं तो ये सुनकर घबरा गई थी। उसकी कोई औलाद नहीं होने चाहिए, इसलिए तो अपनी सौतेली बेटी की शादी उससे कई गुना बड़े आदमी से करवाई थी जो औलाद पैदा करने की क्षमता ना रखता हो। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी, वह तो औलाद पाने के चक्कर में था। मैंने खुद तफ्तीश करने की कोशिश की और एक दिन उससे पूछ ही लिया कि तुम्हें क्यों लस्सी पीने का बहुत ज़्यादा शौक है। वह कहने लगा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मुझे लस्सी पीने का कोई शौक नहीं है। मेरे सब्र का पारा हाई हो चुका था। मैंने उसे कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मैंने कई बार रोजाना तुम्हें लस्सी पीते हुए देखा है। तुम रोज अपने कमरे में जाने से पहले लस्सी का गिलास पीकर जाते हो। अब जल्दी से बताओ यह क्या चक्कर है। कहने लगा, चक्कर तो कोई नहीं है, मुझे दिन के वक्त लस्सी पीना पसंद नहीं है। रात को मैं बहुत शौक से पीता हूँ, मगर रोजाना क्यों पीते हो? मेरा सवाल अभी भी वहीं पर खड़ा था। वह मेरे सवालों से तंग आ गया और कहने लगा, क्योंकि मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता इसलिए लस्सी लेता हूँ। यह कहकर वह गुस्से से चला गया। अभी तो मैंने सिर्फ लस्सी का ही पूछा था और वह घबरा कर चला गया, जैसे कि मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अगर मैं उससे उस पुड़िया का भी पूछ लेती तो वह बेहोश हो जाता कि मैं उसके बारे में इतना जान गई हूँ। लस्सी पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसका नाकाबिले सहन रवैया बहुत सारे सवालात खड़ा कर रहा था। अगली रात की बात है, मैं उसके आने से पहले ही किचन में बहाने से मौजूद थी। मुझे देखकर वो चौंक गया, जैसे उसे उम्मीद ना हो कि मैं यहाँ पर रात के इस टाइम पर मौजूद रहूँगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लस्सी बना दूँ। वह गुस्से से कहने लगा, मुझे किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना सकता हूँ। मैं मुँह बनाकर बाहर आ गई। मैंने उसकी बीवी से कहा कि तुम अपने पति के लिए खुद लस्सी बनाया करो। वो कहने लगी, मैंने तो बहुत बार कहा है लेकिन वह खुद ही मना कर देते हैं। नहीं, मैं खुद बना लूँगा। कभी कभी तो मेरे लिए भी बना कर लाते हैं। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरी सौतेली बेटी के घर से बाहर के चक्कर कुछ ज़्यादा ही लगने लगे हैं। उसके भी पर आ गए थे। पहले तो मैंने यही सोचा था कि उसकी बाप से इंतकाम लूँगी, जैसे कि मेरे बाप ने मुझसे बड़ी उम्र वाले आदमी से शादी कराकर और मेरे पति ने मुझे बेऔलाद कर दिया। ऐसे ही मैं उसकी बेटी के साथ 70 साल के बुढ़े से शादी कराकर उसे बेऔलाद कर देना चाहती थी। मगर इस बुढ़े के पास इतनी दौलत होगी यह तो ख्वाबों में नहीं सोचा था और अब मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। मैंने अपनी सौतेली बेटी से कहा कि किसी भी तरह इससे दौलत निकलवाओ। अगर वह मेरे हाथों से निकल जाती तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। उस लड़की के समझदार होने से पहले अपना मकसद हासिल करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए उसकी 70 साल के बुढ़े से शादी करवाई थी। लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। मैंने एक प्लान पर अमल करने की सोची। रात को जैसे ही उसने लस्सी का गिलास तैयार किया और उसके अंदर अपनी जेब से वह खास पुड़िया निकाली और वह पाउडर अपनी लस्सी में मिलाने लगा। इससे पहले कि वह लस्सी पीता, मैंने जल्दी से किचन के पास गुलदान गिरा दिया। वह जल्दी से गिलास वहीं छोड़कर बाहर देखने गया। मेरे लिए बस इतना ही मौका काफ़ी था। मैंने जल्दी से किचन में गई और जल्दी से गिलास बदल दिया, जो मैंने कुछ देर पहले ही तैयार किया था। इस कार्रवाई में मुझे कुछ ज़्यादा देर नहीं लगी। मैं असल में यह मालूम करना चाहती थी आखिर इसमें है क्या, इसमें ऐसी क्या चीज़ वह मिलाता है। सुबह उठी तो मैंने इस लस्सी को एक पॉलीथीन में डाला और लैब में देकर आ गई। मैं सच जानना चाहती थी कि इसमें है क्या। मैं वहाँ से घर वापस आ रही थी कि मैंने अपनी सौतेली बेटी को गाड़ी चलाते हुए कहीं जाते देखा। वह अकेली गाड़ी चला रही थी। मुझे इस बात का इल्म ना था कि उसने गाड़ी भी चलाना आती है। उसकी शादी को मुश्किल 2 हफ्ते ही हुए थे। इतने दिनों में उसका पति उसे गाड़ी चलाना नहीं सिखा सकता और उसके बाप के पास तो मोटरसाइकिल थी। फिर उसने गाड़ी चलाना किससे सीखी? और घर गई तो मेरे पति का कॉल आ गया। मैंने इतने दिनों से जानबूझकर बात नहीं की थी। वह अपनी बेटी से बात करना चाह रहा था। मैंने कहा, पता नहीं कहाँ पर है, मुझे बताकर नहीं जाती तुम्हारी बेटी। अपनी मर्जी की मालकिन बन गई है। कल अगर कुछ हो जाता है तो मुझसे कुछ मत कहना। मुझे इस लड़की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे बताए बगैर वह किन हवाओं में जा रही थी। कई दिन हो गए बस अपने आप में मगन रहती और बाहर के चक्कर लगाती रहती। मैंने उसके पति से जाकर पूछा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। कहने लगा, ड्राइवर के साथ शॉपिंग पर गई है और अब मैं इस उम्र में उसके साथ शॉपिंग नहीं कर सकता। कमर जवाब दे देती है तो मैंने उस ड्राइवर के साथ भेज दिया। मैं उसे क्या बताती कि ड्राइवर बाहर बैठा है और तुम्हारी कम उम्र जवान बीवी बाहर घूम रही है। मुझे उस लड़की पर शक होने लगा। कुछ तो चल रहा था इस घर में जिसकी खबर मुझे नहीं थी, जो मुझे सब छुपा रहे थे। मैं जब भी उसे देखती यही लगता कि वह कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है।
पति के घर में होने के बावजूद भी वह फ़ोन पर ही लगी रहती। मैं जब पूछती तो कहती मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही हूँ। लैब वाले ने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था, रिपोर्ट देने को कहा था। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं लगता कि वह खास लस्सी क्यों पीता है, मैं तब तक उसे पीने नहीं देना चाहती थी। इसलिए आज रात भी बहाने से उसे बाहर भेजकर मैं लस्सी का गिलास बदल दिया। अगले दिन भी मैंने यही किया। फिर लैब वाले का फ़ोन आया कि रिपोर्ट बन गई है, आप आकर ले जाओ। मैंने उसे कहा कि मुझे बताओ रिपोर्ट में क्या लिखा है। जो कुछ उसने मुझे बताया सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया। जो कुछ भी मैं सुन रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने घर जाकर उस बुड्ढे के पास जाकर वो रिपोर्ट दिखाई और कहा, ये देखो उस लस्सी का रिजल्ट जो तुम रोज़ बड़े शौक से पीते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम जहर पी रहे हो, वह भी अपनी मर्जी से। इस पुड़िया में जहर होता है तो तुम जानबूझकर लस्सी के गिलास में मिलाकर पीते हो। बूढ़े ने बताया कि इस लस्सी में ताकत वाली दवाइयाँ शामिल नहीं हैं, इसमें जहर मिला हुआ है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। वह जानबूझकर जहर क्यों पी रहा है? मुझे ख्याल आया कहीं उसकी बीवी तो उसे जहर नहीं दे रही, क्योंकि उसके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैंने उसे कहा कि ये पुड़िया तुम्हें कौन देता है? कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं देती तुम्हें ये पुड़िया? क्या वह तुम्हारी जान लेना चाहती है ताकि तुम्हारे मरने के बाद वह सारी दौलत अपने नाम कर ले? मेरे जहन में तो यही आया था कि मेरी सौतेली बेटी उसे मारने का प्लान कर रही है ताकि दौलत और जायदाद उसके नाम हो जाए, क्योंकि बूढ़े की कोई औलाद नहीं थी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मेरी मासूम सी भोली सी बीवी को तो इस बात का पता ही नहीं है। मैं ये जहर खुद ले रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए कि वह अपनी खुद मर्जी से जहर ले रहा है। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है, कोई भी इंसान तो ऐसा खुद नहीं कर सकता। मैंने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी जान क्यों लेना चाहते हैं? वह कहने लगा, तुम इतनी समझदार हो कि कुछ मालूम कर लो, तो यह भी मालूम कर लो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जाओ और जाकर मालूम कर लो, क्योंकि अगर देर हो गई तो सच में बहुत देर हो जाएगी। मैं परेशान होकर उसके कमरे से निकल आई कि बूढ़ा तो सनकी हो गया है, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब भला मैं उसकी बात कैसे पता करती कि यह सब क्यों कर रहा है? मुझे अब शक हो रहा था कहीं वो नॉर्मल इंसान नहीं है। इस टाइम मुझे डर भी लग रहा था कि बूढ़े का क्या पता कहीं मेरे खाने में ही जहर ना मिला दे। अगले दिन मैं अपना चेकअप कराने डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ कॉरिडोर में मैंने अपनी सौतेली बेटी को देखा। इससे पहले कि मैं उसके पास जाती वह वहाँ से गायब हो चुकी थी। शायद मुझे ही गलत फहमी हुई थी, भला उसे यहाँ क्यों आना था? डॉक्टर से चेकअप कराकर मेरी तसल्ली हुई कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी मेरी उम्र कौन सी ज़्यादा थी, अभी तो मैं बस 32 साल की थी। मैं सच कहूँ तो वापस आ रही थी कि अपने पति से इंतकाम के चक्कर में उसकी बेटी के साथ खुद फंस गई हूँ। वापसी में आते हुए मैंने एक बार फिर उसकी झलक देखी। मैंने जल्दी से टैक्सी को रोका और कहा, इस गाड़ी के पीछे चलो। मैं देखना चाहती थी कि वह कहाँ जा रही है, और यह देखकर मेरी हैरत का इंतहा ना रही। वह उसी अस्पताल में जा रही थी जहाँ से थोड़ी देर पहले मैं वापस आई थी। इसका मतलब था कि मेरा शक बिल्कुल सही था। थोड़ी देर पहले जो मुझे लगा था मैंने उसे देखा, वह बिल्कुल सही देखा था। मैं देखना चाहती थी कि वह अस्पताल क्यों जा रही है। कहीं मेरी तरह उसे भी तो सारी सूरत का पता तो नहीं चल गया। लेकिन गाड़ी से वही नहीं उतरी, बल्कि साथ में कोई और भी निकला, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। वह तो उसके पति का भांजा था। अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया था कि सारी बात क्या थी। यकीनन ये एक दूसरे को पसंद करते थे और ये बात उस बुड्ढे को पता चल गई होगी। मैं उन दोनों का पीछा करके अस्पताल चली गई। मैंने जरा करीब होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करी। वह उनसे कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। थोड़ी देर बाद जब वह डॉक्टर कमरे से बाहर निकली तो मुझे देखकर चौंक गई। उसके रंग उड़ गए। वह कहने लगी, आप यहाँ? मैंने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, अस्पताल क्यों आई हो, और पति के होते हुए किसी और के साथ? कहने लगी, मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर होले होले जहर डाला जा रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे अंदर जहर कहाँ से आया। मैंने कहा कि तुम्हारे पति की वजह से, क्योंकि वह जान गया था कि तुम उससे बेवफाई कर रही हो और उसके भांजे से ताल्लुक़ बना रही हो, इसलिए तो उसने तुम्हें सजा दी। वह खुद जहर लेता और वही जहर तुम्हारी रगों में भी भर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया।
उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पति को यह सब कैसे पता चल गया। वह रोते हुए कहने लगी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने तो पैदा होते ही जिस औरत को माँ के रूप में देखा था वह आप थी। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ ही समझा। आपने तो मेरे साथ बहुत गलत किया। बाबा ने आपको औलाद नहीं दी तो इसका बदला आपने मुझसे लेने के लिए सोचा और आपने अपने इंतकाम की वजह से मेरी शादी 70 साल के बुढ़े से करा दी, जो रोजाना मर्दाना ताकत की दवाई लेकर खुद को जवान रखने की कोशिश करता है। मैंने आपकी खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मैं एक 16 साल की जवान लड़की हूँ और वह 70 साल का बुढ़ा आदमी। मेरे भी कुछ अरमान थे। शोहर के भांजे से मेरी एक बार ही मुलाकात हो गई। मेरा दिल बेईमान होने लगा। मैं अंदर ही अंदर उसे पसंद करने लगी और यह भी मुझे पसंद करने लगा। हम दोनों अक्सर ही घूमने फिरने निकल जाते, मगर मैं क्या जानती थी कि मेरा पति ये सब जान जाएगा। आज मेरी तबीयत खराब हुई तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर जहर है। मैं तो अपनी हर काम उम्र बीवी को यूं ही बना कर रखता हूँ। वह बेचारी जहर से बच नहीं पाती और मेरे जिस्म को उसकी आदत हो गई, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। जाओ जाकर अस्पताल में जाकर पता कर लो कि तुम्हें क्या हुआ है। इसलिए मैं भागी भागी चली आई और डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि मेरे अंदर उस शख्स ने जहर भर दिया है और यह सब आपकी वजह से हुआ है। मैं इसे छोड़ना चाहती थी, मगर आप दौलत के लालच में अंधी हो गई और यहाँ तक कि अपना इंतकाम भी भूल गई। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वाकई वह सच कह रही थी। सारा कसूर मेरा था। अपने पति के बात करने के अलावा मैंने उसकी बेटी से इंतकाम लेने की सोची थी। मुझे क्या मालूम था कि इतनी ज़्यादा उम्र वाला वह बुजुर्ग हकीकत में इतना खतरनाक निकलेगा कि अपनी बीवियों को छूट से बांधने के लिए ऐसी खतरनाक हथियार इस्तेमाल करेगा। यह सब मेरी वजह से हुआ था और अब मुझे ही इस सारे किस्से को ख़त्म करना था। मैंने उसे वादा किया कि ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और अब मैं ही सब कुछ ठीक करूंगी। मैंने पहले उसका अच्छे से इलाज करवाया। शुक्र है हमें वक्त रहते पता चल गया था और वक्त पर इलाज शुरू हो गया और कुछ महीनों में ही वह बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गई। इस सारे अरसे के दौरान वह अपने पति से दूर ही रहती थी। उसके पति को एक दिन फालिश हो गया। अटैक इतना बड़ा था कि वह बिस्तर का ही होकर रह गया और 2 महीनों में ही उसका इंतकाल हो गया। कानून की वजह से सारी दौलत की मालकिन मेरी बेटी हो गई। मैंने उसकी इच्छा पूरी करा दी और उसकी पसंद से उसकी दूसरी शादी करवा दी। मैं उससे बहुत शर्मिंदा थी और उससे माफ़ी मांगी। मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया, मगर उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने अपने डॉक्टर से अपने बारे में भी बात की। डॉक्टर ने बताया कि मैं बांझ नहीं हूँ, बस मेरे पति ने मुझे अपनी औलाद के हक से महरूम रखा था। मैं अभी 32 साल की ही थी, जवान और खूबसूरत थी, अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती थी। इसलिए मैंने अपने पति से तलाक ले ली और कुछ अरसे के बाद एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान से शादी कर ली, जिससे मेरी एक और बेटी और एक बेटा पैदा हुआ। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। ना सिर्फ मैं, बल्कि मेरी पहले पति की बेटी भी बहुत खुश है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।